वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम एक दफ़े फिर तफसील से बात करेंगे मईशत और अब बजट की। जून का महीना शुरू हो चुका है और रोज़ बहस भी ये हो रही है, बात भी ये हो रही है और इंतज़ार भी अब बजट का ही है। मगर अजीब बात यह है इस मरतबा जो मुख्तलिफ है वो ये है कि बजट कब पेश होगा पार्लियामेंट में, ये अभी वाज़े नहीं है। पहले कहा गया 5 जून को आएगा, उसके बाद 10 जून तक बात पहुंची और अब कहा जा रहा है कि कोशिश ये है या इम्कान ये है कि 12 जून तक पार्लियामेंट में बजट आ जाएगा। ये ताख़ीर जो हो रही है इसकी एक ही बुनियादी वजह है और वो वजह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का इत्तेहाद है। इत्तेहाद दोनों जमातों में है, मगर क्योंकि इख्तलाफात भी बहुत हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ शक भी बहुत है, तो इसलिए अभी तक दोनों एक पेज पर नहीं आए, इफ़ वी कैन कॉल इट दैट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये शिकायत करती रही कि हमसे वक्त पे मुशावरत नहीं की गई और जब तक की तो वो राज़ी नहीं थे उन सब चीज़ों पे जिनकी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये दावा करती है कि वो शुरू से ही मुशावरत कर रहे थे मगर फ़ैसला ना हो पाया। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सदर आसिफ अली ज़रदारी के पास गए और वहाँ जो दोनों सीनियर पार्टी लीडरशिप है उनका आपस में एक इजलास हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि वहाँ कुछ चीज़ों पे बात तय हो गई। असल में लड़ाई है क्या? लड़ाई वसाइल के ऊपर है, लड़ाई ख़र्चों के ऊपर है। IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद से सब सूबों पर ये ज़िम्मेदारी भी पड़ी है कि वो हर साल एक सरप्लस जो है वो जनरेट करें। उस सरप्लस के भी हवाले से मसाइल तो रहते हैं मगर सब सूबे जनरेट कुछ ना कुछ वो सरप्लस कर लेते हैं। अब साथ में ये भी कहा जा रहा है जो मुख्तलिफ़ सूबे हैं कि आप कुछ ना कुछ बोझ जो है वफाक का उसमें भी हिस्सा डालें। इस हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 1200 अरब रुपए जो है वो इजाफ़ी वफाक जो है वो सूबों से मांग रहा है। अब इसका तरीका क्या होगा ये वाज़े नहीं है क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है। पहले तो बात ये होती थी कि NFC के हवाले से कानून साजी आइन साजी की जाएगी और ताकि जो ये वफाक पर बोझ है कि उसने एक हद से ज़्यादा जो अपनी रिसोर्सेज हैं वो सूबों के हवाले करनी है, वो मजबूरी तो अब अपनी जगह मौजूद है क्योंकि आइन साजी हुई नहीं, उस मसले का हल मिला नहीं, तो अब दूसरे तरीक़ों से इसको हल करना है। अब वो हल करने का तरीका क्या है कि कुछ जो ख़र्चे हैं वो हवाले कर दिए जाए सूबों के, या सूबों के पर कोई ज़िम्मेदारी डाली जाए कि वो वफाक के साथ अपने शेयर्स जो है वो अपना हिस्सा जो है वो शेयर करें। तो इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। कभी कहा जाता है बिस्प जो है वो चला जाएगा सूबों को, कभी कहा जाता है कि जो डिविजिबल पूल है उससे कस्टम्स ड्यूटी को निकाल दिया जाएगा ताकि वफाक कम पैसे जो है हवाले करे। तो ये सारी जो है बहस अब इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ जो एक और इशू है जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बात कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ तक, वो PSDP के हवाले से है कि PSDP में से कौन सा हिस्सा किस सूबे में और कितना ख़र्च होगा। ये गुफ्तगू जो है कुछ कहते हैं कि ये गुफ्तगू अब भी जारी है, कुछ कहते हैं कि मामलात जो हैं वो सारे तय हो गए हैं। वफाकी वज़ीर जो हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट का जो इजलास है उसको बुलाने की समरी भेज दी गई है। कह रहे हैं कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 10 जून को 5 बजे बुलाने की तजवीज़ है और सेनेट का 10 जून को 4 बजे बुलाने की तजवीज़ है। इससे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 12 जून को बजट भी पेश कर दिया जाएगा। अब ये तो देखना पड़ेगा हमें कि किस किस बात पर इत्तफाक हुआ है और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का या ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इजलास हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत हो रहे हैं, इन सब का ताल्लुक़ जो है वो इवेंचुअली तो IMF प्रोग्राम और मईशत से ही है। ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी जो है वफाक की वो काफ़ी नहीं पड़ रही,
तो ये जो एक इम्बैलेंस है जिसकी वजह से हर साल ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है, डेट सर्विसिंग का बोझ पड़ता है, उसको तब्दील करने के लिए कहीं ना कहीं अब कोशिश हो रही है वफाक की तरफ से कि ये फार्मूलाज जो हैं वो चेंज कर दिए जाएं। तो ये एक तरफ इशू है। दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि IMF से भी जो अभी मुज़ाकरात हैं हुकूमत के वो जारी हैं। कुछ ऐसे खर्चे कम करने का सोच रही है हुकूमत, या कुछ ऐसे जो रेवेन्यू कलेक्शन स्ट्रीम है उसमें तब्दीली चाहते हैं, कोई थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं, चाहे वो सैलरी क्लास से के हवाले से हो या इंडस्ट्रियल क्लास जो है उसको कोई सब्सिडी देना हो। तो ये जो भी हिसाब हुकूमत ने लगाया है वो अभी IMF उसको ग्रीन सिग्नल देगा तो ही बजट जो है वो पेश हो सकता है। ये गुफ्तगू चल रही है और ये आखिर में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि 30 जून तक इस बजट को पास भी होना है। 30 जून से पहले नवंबर माफ़ करिएगा मुहर्रम की भी छुट्टियां आएंगी इसी महीने में, यानी कि 2 और दिन ऐसे होंगे जिसमें शायद पार्लियामेंट काम ना करे। तो बहुत कम वक्त अब रह गया है इस बजट को पास करने में, और पास करने से ज़्यादा इसके ऊपर बहस करने से। शायद हुकूमत और उसके इत्तेहादी समझते हो यही बेहतर है, बट ये तो हमें वक्त ही बताएगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद खिज़र साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, माशी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया है सनाउल्लाह खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और ये इस्लामाबाद में बेस्ड हैं और ये भी इकोनॉमिक अफेयर्स पर बहुत एक गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली खजर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। ये बताइएगा कि सर ये जो इतनी तारीख हुई है, आखिरी मिनट पे अभी पता चल रहा है हमें कि IMF से भी गुफ्तगू जारी है, अभी हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मामला तय नहीं किए। वुड यू कॉल इट इनकॉम्पिटेंस, केयरलेसनेस, क्या इसको हम कहें कि सेशन बुलाने की जल्दी थी हुकूमत को, बिहाइंड द सीन्स जो होमवर्क करना था वो अभी तक नहीं किया हुआ था? जी अरफा, आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रो में सारी वजूहात बता दी हैं कि उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ तो आप बता चुकी हैं। बिल्कुल आपसे मैं तायद करूंगा, ये नाअहली या इनकॉम्पिटेंसी इसको कहेंगे कि आपको अगर पता था कि भाई IMF जो है उसने इतनी सख्त कंडीशन रखी हुई है, आपका ये पता था कि FBR के रेवेन्यू टारगेट जो है वो रिवाइज टारगेट से भी हम तकरीबन 700-800 बिलियन का शॉर्टफॉल होगा, आपको पता था कि जी आखिरी अगले साल का जो बजट टारगेट है वो 15.5 ट्रिलियन है, जो 18% 20% ग्रोथ होगी। FBR जो इससे निकालेगा वो एक अब क्वांटिटेटिव टारगेट बन चुका है IMF का, और उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी होगा। आपको पता था कि आपने जो है ये डेफिसिट के नंबर्स अगले साल के दिखाने हैं, आपको पता था कि आपने सूबों से इतना आपने जो है ना खर्चा शेयर करना है, फिर आपको पता था उसके बावजूद आपने सूबों से ये सरप्लस लेना है, और आपको पता था कि पीपल्स पार्टी को ये मसले आएंगे, आपको ये पता था कि IMF हमारी ये बात नहीं मानेगी, फिर भी जो है आप इसको आखिरी दिन तक लाते रहे, तो इसको नाअहली नहीं तो क्या कहेंगे आरफा? बिल्कुल ये नाअहली है, और ये कोई इनकॉम्पिटेंस है फाइनेंस मिनिस्टर के बिहाफ पे और प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के बिहाफ पे। दे शुड बी आंसरेबल। आरफा, ये इनका 5वां बजट है जो वो पेश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है 3रा बजट पेश कर रहे हैं। जब पहली दफा इन्होंने 2022-23 में बजट आया था तो कह गए थे पिछलों ने ये कहा था किया था तो हम उसकी वजह से हमें ये ऑस्टेरिटी करनी पड़ी है। अगले साल कहा कि जी हम डिफॉल्ट कर रहे थे, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बजाय अपनी पॉलिटिक्स को मारा। आज भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज भी एहसन इकबाल की डिमांड ये है कि जी वो ट्रेडिशनल वे में PSTP दिया जाए, जिसकी बंदर बाट होती है। क्यों बंदर पार्ट होती है? वो जाता है, वो हर MNA MPA के पास जाता है, आपकी थिंकिंग के अंदर जो है आपको वो फ्यूचर की नहीं है। आप 1990 की दहाई से बैठे हुए हैं, आपको यहाँ से अगर नहीं चला सकते तो फिर घर जाए ना यार, आपको आवाम तो लाई नहीं, तो फिर अगर चलाना है तो फिर ठीक तरीके से चलाए, वरना चाहे। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बजट के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अभी बल्कि ज्वाइन किया है अशरफ मैलखम साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं माशी अमूर पे, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और हमारे साथ पहले से मौजूद ही थे स्टूडियो में ही सनाउल्लाह खान साहब, ये हमारे कॉलीग भी रहे हैं
اور یہ بھی معاشی امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. اور علی خضر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اس بحث کے لیے, اس گفتگو کے لیے. ہی از آلسو اے سینئر جرنلسٹ اور بزنس ریکارڈر سے یہ وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو, اولڈ اینڈ نیو گیسٹ. جی ثناء اللہ خان صاحب, آپ نے علی خضر صاحب کی بھی بات سنی, ابھی گفتگو ہم کر رہے تھے. تو سر نااہلی تو جو انکمپٹنس رہی حکومت کی, اب جب گزشتہ روز سے جو ایک بہت اہم بیٹھک ہوئی صدر زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی, اب آج بھی کہا جا رہا تھا بات چیت چل رہی ہے, معاملات اب کچھ طے ہو گئے ہیں. واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ؟ دیکھیں, یہ تو ان کی طرف سے افیشیل اناؤنسمنٹ آنی چاہیے, وہ ابھی تک تو آئی نہیں ہے. لیکن جس طرح اشرف نے بتایا کہ شاید اور ہونا بھی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن میں خضر کی بات کو آگے ضرور بڑھاؤں گا. دیکھیں, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں. یہ صرف نااہلی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں قانون بتاتا ہے کہ آپ نے مئی میں بجٹ اسٹریٹجی پیپر دینا ہے. آپ حیران ہوں گی, اس دفعہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہی نہیں آیا, اور کسی کو پرواہ نہیں ہے, نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی بتانے والا. اس قسم کی صورتحال ہے. این ایس سی جو ہے پاکستان کا اکانومی سائڈ پہ سب سے بڑا فورم ہے. پرائم منسٹر, چاروں چیف منسٹر, اے جے کے پی ایم, جی بی کے چیف منسٹر سب شامل ہیں. اور وہ پچھلے ایک ہفتے سے تماشا بنا ہوا ہے. ایک دن اجلاس بلایا جاتا ہے, اگلے دن رات کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات طے نہیں ہو رہے. اس میں پورا اکنامک فریم ورک آپ نے اپروو کرنا ہے. پوری ریاست ہے وہ جی, نیشنل اکنامک کونسل مینز پوری ریاست. مطلب ہے کہ ایک تماشا بنا ہوا ہے اور پرواہ کسی کو نہیں ہے. اور ایک تو انہوں نے ایک اور عجیب تماشا یہ بنا ہوا ہے کہ ہر چیز کو چھپایا جاتا ہے. جو پہلے ہوتا تھا کہ میڈیا سے بات چیت کر لیتے تھے, میڈیا سے مطلب ہے قوم سے بتا دیتے تھے, اب یہ کنفیوژن کو بھی دور نہیں کرتے ہیں. اب صورتحال اس قسم کی لیول کی آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ ہونا کیا ہے, آگے کرنا کیا ہے. تو یہ سچویشن اس قسم کی آ گئی ہے. جہاں تک بات ہے کہ وے کیا ہے, ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے سیٹلمنٹ کرنا تھا, اور اس لیے بھی کرنا تھا کہ آپ نے اس سسٹم کو چلانا ہے. اگر آپ اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا ساتھ, اور اسی طرح نظام کو چلانا پڑے گا. اگر اس میں رکاوٹیں کھڑے کریں گے اور بجٹ مزید ڈیلے ہوگا تو پھر سسٹم نہیں چلے گا. جو سسٹم کو ایک سپورٹ ملی ہوئی ہے وہ سپورٹ نہیں ملے گی. پھر آپ کے جو انٹرسٹ ہیں جو ان سیاسی جماعتوں کے, وہ متاثر ہوں گے, اور وہ کبھی بھی یہ نہیں کرنے دیں گے. ان کے اپنے ایک سیاسی مفادات بھی ہیں, پھر اور بھی مفادات ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ کمپرومائز ہو جائے گا. اور کمپرومائز اس بات پر اب کیسے ہوگا, کیونکہ فائنینشیل جو پوزیشن ہے وہ تو بڑی خراب ہے. وہ اب آگے ٹھیک ہونا اجازت دیں, ویل جسٹ کم بیک ٹو دیٹ, کیونکہ ایک دفعہ صرف اشرف ملہم صاحب, اگر آپ یہ وہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اسٹکنگ پوائنٹس تھے کیا, جن کے اوپر اب جیسے ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ یا کمپرومائز تو ہونا ہی ہونا تھا. جی, ایک تو ثناء اللہ خان صاحب ہمارے دوست ہیں, تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ کہاں ہوتے ہیں, لیکن ہم اتنے ڈرتے ہیں کہ نام نہیں لیتے. سر یہ ویسے ڈرتے نہیں ہیں, انہوں نے آج چائے کافی نام نہیں لیا نا, کہاں ہوتے ہیں فیصلے کافی ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے. دوسرا, بجٹ اسٹریٹجی پیپر یہ پچھلے سال بھی نہیں دیا تھا, یہ ایک رواج ہی ہو گیا کہ جتنی چیز چھپا کے رکھو. تیسرا, انسرٹنٹی خان صاحب اس لیے ہے کہ ہمارا بجٹ تو سارا آئی ایم ایف کی جو کنٹری رپورٹ ہے اس میں تقریباً ہر چیز ہم نے لکھ کے کمٹ کر کے سامنے رکھ دی ہے, ویب سائٹ پہ پڑھا, لہٰذا چھپانے کو اب کچھ ہے ہی نہیں. اب دوسری بات ہے انسرٹنٹی اس لیے, ایک تو زرداری صاحب نے بہت ماسٹر پیس کھیلا ہے. کچھ چیزیں جو انہوں نے گین کی ہیں وہ تو سامنے ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, کچھ جو بہت پہلے ہی کر چکے ہیں وہ ابھی ٹو ارلی ٹو ڈسکس لیکن ہو چکی ہیں. وہ ابھی تک کسی میڈیا پہ کسی فورم پہ ڈسکس نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے کہا جی ہوگا تو بات آگے بڑھے گی. دیٹ از ڈن. اس میں سارے ثناء اللہ صاحب سارے ہی ادارے جس کا ہم نام نہیں لیتے وہ بھی شامل تھے, جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی شامل تھے, جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی شامل تھے, سب شامل تھے. اور سب نے دانتوں پہ انگلیاں رکھ لی کہ انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی اور ہم کیسے پورا کریں گے, وہ ہو گیا. تیسری بات رہے گی کہ سر اب وہ کیا ہے, اب کچھ ہمیں بھی بتا دینا. نہیں, وہ اس بجٹ کا حصہ نہیں ہے, تو اس لیے اس پہ آج ڈسکشن. بجٹ کا حصہ ہے, جب آپ بجٹ میں آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو کس ڈیمانڈ پہ کر رہے ہیں؟ وہ فائنینشیل چیزیں نہیں تھیں, کچھ نیب شیب کا چکر تھا شاید, اس طرح کا تھا. تو اس جو پوائنٹ تھے ابھی اس میں جی بی کا الیکشن بہت امپورٹنٹ. جی, اس کے ریزلٹس پہ ہی میرے خیال میں آگے گیو اینڈ ٹیک چلا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. پہلے زرداری صاحب نے میٹنگ رکھی, پھر کہا نہیں پہلے ہم آپس کی انٹرنل میٹنگ کر لیں. کیپٹ آن ڈیلنگ, اس وقت تک ڈیلے کیا جب تک کہ
جی بی کا رزلٹ مکمل نہیں ہو گیا. جو چاہتے تھے لے لیا, ان کو خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جی بی پیپلز پارٹی کو ملے گا اور کشمیر کا اگلا الیکشن نون لیگ کو ملے گا, وہ شاید وائولیٹ ہو رہا تھا. جب نواز شریف صاحب گئے جی بی میں تو ان کو لگا شاید گڑبڑ ہو گیا چیزیں, لہٰذا ادھر ہی حاصل کرو جو کرنا, انہوں نے لے لیا. اب بجٹ پہ تھا, پیپلز پارٹی کو ہمیشہ بیس پہ جو بہت اچھا کھیلتے ہیں, ان کے ٹیم بہت تیاری سے آتی ہے, خاص کر چیف منسٹر سندھ جو ہیں, ان کے فائنانس منسٹر بھی ہیں, ہی از آلویز ویری ویل پریپیئرڈ. انہوں نے ایک انالیسز کر کے ان کو دیا ہے کہ فلاں صوبے میں فیڈرل گورنمنٹ نے اتنے پروجیکٹ کیے ہیں, فلاں میں اتنے کیے ہیں, ہمارے بہت کم ہیں. یہ وہ پی ایس ڈی پی کے اوپر جو ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں, پی 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 اور پی ایم ایل این, خاص طور پہ جو سکھر حیدرآباد موٹر وے تھی, اس کے لیے 1.5-2 ارب بھی رکھے تھے. انہوں نے کہا اس حساب سے 70 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوگی, ہمارا بہت بڑا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے ہماری کنیکٹیوٹی بہت افیکٹ ہوتی ہے. اس کے لیے پہلے مرحلے میں 20 ارب تک بجٹ چلا گیا ہے, اب اس میں شاید مزید اضافہ بھی ہوگا. لیکن اس سے بڑی چیز یہ تھی جو ہماری ناکامی, 70 ارب مانگے تھے انہوں نے, 70 مانگے تھے, اب 20 تک آ گئے ہیں, مطلب ان بٹوین کہیں سیٹل ہو جائیں گے. دوسرا جو بڑی چیز تھی سب سے, جو ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کی, ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ناکامی ہے, میں کہتا ہوں بہت ہی ناکامی ہے. ہم کبھی بھی ایف بی آر کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے. اب نہیں کیا تو پیسے کہاں سے نکالنے ہیں؟ کوئی ایزی وے چاہیے کہ ایک بٹن دبائیں تو پیسے آ جائیں. پہلے تو انہوں نے پیٹرولیم لیوی پہ ایک بڑا سخت ہاتھ ہمارا, ہر کسی کی جیب سے پیسے نکالے, وہ زبردستی والی بات ہے. ابھی بھی ہم ہائیسٹ ٹیکس پے کر رہے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس, پورے خطے میں سب سے مہنگا, کہیں کوئی جواز نہیں ہے. وہ صرف ایف بی آر کی ناکامی چھپانے کے لیے ادھر سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آئی ایم ایف اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا تو آپ کو کیا جی ریونیو تو آ رہے ہیں نا, ٹیکس ریونیو ہو, نان ٹیکس ریونیو ہو, یہ دیکھو آ گیا, دے آر سیٹسفائڈ. پھر بھی وہ پورا نہیں ہوا. اس کے لیے سوچا اب کیا کریں, ان کا این ایف سی ریوائز کریں, نہیں ہو سکا. بلکہ جب میٹنگ شروع ہوئی میں نے دونوں سائڈ سے ڈسکس کیا, پوچھا, میں نے کہا جی کوئی ایجنڈے پہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی بجٹ سے پہلے آ جائے, یا کوئی بسپ جو ایک پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ, اس کو صوبوں سے اس کی فنڈنگ لینے کی, یا ڈیٹ ریٹائرمنٹ پہ ہمارے 800 ارب کے قریب روپے جانے, اس میں کوئی صوبوں سے حصہ مانگنے کی بات ہو رہی تھی, ڈیفینس میں حصہ مانگنے کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا نن آف دیم از آن ایجنڈا. بالکل یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں, نہ ہم کریں گے. پھر ناکامی آ گئی, این ایف سی چینج نہیں ہو سکتا, پیسے کیسے آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے. اس پہ انہوں نے کہا جی کبھی کہیں کسٹمز ڈیوٹی لے لیتے ہیں ساری ہمیں دے دو, کبھی کہ فیلڈ ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹمز ڈیوٹی دونوں دے دو. انہیں 1700 ارب روپے کا فگر ایک صوبوں سے مانگا, کتنے پیسے آؤٹ آف این ایف سی ہمیں دے دیں, ہم ایٹ سورس ہی ڈیڈکٹ کریں گے, یہ نہیں کہ آپ کو دیں واپس کریں گے, ادھر ہی ڈیڈکٹ کر لیں گے. اس سے صوبوں نے ایگری نہیں کیا, خاص طور پہ سندھ نے بہت رجسٹ کیا, پنجاب نے بھی کسی حد تک رجسٹ کیا لیکن اتنا نہیں. سندھ نے تو ٹوٹلی ریفیوز کر دیا, پنجاب نے شاید 530 ارب پہ کوئی ایگریمنٹ کر بھی لیا. اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, اب بھی شاید ہو رہی ہے, کتنے پیسے ایٹ سورس فیڈرل گورنمنٹ ڈیڈکٹ کر سکتی ہے. منیمم 1200 ارب چاہیے, 1700 ڈیمانڈ کیا ہوا ہے, 1200 ایکچولی ضرورت ہے. کتنے پہ سیٹل ہوتے ہیں اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب مختلف پروگراموں میں کہہ چکے ہیں, کہیں ان ویئر بٹوین 1500 1300 اس پہ سیٹل ہو جائے گا. بٹ یہ ابھی آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ یہ ابھی فیصلہ ہونا ہے, اگر ہوا ہوتا ہے تو فوراً یہ اس کو اناؤنس کر دیتے, وہ اناؤنسمنٹ نہیں آئی. علی خضر صاحب, آپ نے سنی دونوں مہمانوں کی بات. سر یہ تو ہم ثناء اللہ صاحب کے پاس بھی یہ پوائنٹ لے کے جائیں گے, بٹ سر یہ جب تک معاملہ سیٹل نہیں ہوگا تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے بھی تو گفتگو کرنی ہے, جب نمبرز فائنل ہوں گے تو اس کے بعد ہی آئی ایم ایف سے گرین سگنل ملے گا, پہلے تو نہیں مل سکتا. جی بالکل بالکل. ابھی جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بالکل 100% بات کی کہ بجٹ کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹ پڑھ لیں, اور دوسری بات انہوں نے کی زرداری صاحب نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. یہ تو باتیں بالکل طے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ میرے خیال میں ان لوگوں کا یہ فیصلہ اس پہ ہو گیا ہوا ہے, جو مجھے پاس انفارمیشن ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جائے گا, لیکن یہ اس سال کے لیے سے جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی جو چیز ابھی صوبوں سے شیئر کی جائے گی وہ اس سال کے لیے کی جائے گی. اگلے سال آپ پھر ٹیبل پہ بیٹھیں گے, پھر نیگوشیٹ کریں گے, تو یہ 1 سال کی کہانی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ نمبرز میں اب جو تھوڑا بہت گیپ رہ گیا ہے ان سارے فیصلوں کے بعد, کہ وہ 1.7 تھا شاید اب 1.2 ہوا ہے, یا جو بھی نمبر آئیں گے, اس کے بعد جو گیپ رہ گیا ہے وہ پرائم منسٹر جو عرضی لے کے جائیں گے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے پاس, جو ان کی متوقع ہے آج رات کو ان سے ملاقات, یعنی ان کے دن میں ملاقات,
तो उसमें कहेंगे ये गैप रह गया, देखें हमने अमेरिका बहादुर की इतनी मदद की है जंग में, तो थोड़ा सा हमें कर दे। और पीछे से वो जो अमेरिका बहादुर को भी बाला जाएगा, तो वो भी IMF भी मान जाएगा, और आपका बजट जो है मुझे लगता है 12 तारीख को आ जाएगा। तो ये तो मेरी रीडिंग है जी इस मामले में कि ये होने जा रहा है, बट ये हो जाएगा। बट होने के बाद जो है अगला साल भी बड़ा मुश्किल का आएगा, इस पर बाद में बात करते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें अशरफ मेलखम साहब से, सनाउल्लाह खान साहब से और अली खिजर साहब से। और अब हम बात कर रहे हैं उनसे बजट और जो मईशत है उसके हवाले से। सनाउल्लाह साहब, एक तरफ तो यही जो बात अशरफ मेलखम साहब ने की कि ये जो एक तरफ IMF की तरफ से जो हम कह सकते हैं कि कदगने हैं या टारगेट्स हैं, और दूसरी तरफ FBR की नाअहली है, या थोड़ी सर गवर्नमेंट की भी मैं नाअहली कहूँ, क्योंकि देखिए टारगेट्स IMF ने सेट किए। अब आप हुकूमत खर्चे कम नहीं कर रही, सूबों से वो खर्चे कम करवा नहीं सकती, टैक्स वो हम तीन जैसे लोग जो हैं या अली खिजर साहब जो जिनकी तनख्वाहें आती हैं सोर्स पे कट जाती हैं, कोई उन्होंने टैक्स को नेट को वाइडन नहीं किया। अब हमें बताया जा रहा है कि जी कोई बहुत कमाल वो कोई आ गई है ट्रेडर्स के साथ स्कीम, बट उसके अंदर भी हमसे तो मतलब कि हर लाख रुपया जो बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं, उनसे हर किसी से एक फिक्स्ड वो चार्ज लेंगे फॉर द इंटायर ईयर, और कोई पता नहीं है स्कीम कब ख़त्म हो। इज़ दैट, मैं उसको क्या कहूँ, इनकॉम्पिटेंस कहूँ, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कहूँ, क्या कहूँ? देखें आरफा, बुनियादी तौर पर ये जो क्राइसिस है ना, ये एक दिन के नहीं है। आप जब आपकी 18 अमेंडमेंट हुई और नया NFC अवार्ड बना उस 18 अमेंडमेंट के बाद, और शेयर सूबों का बढ़ा, तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी तय की गई थी कि सूबों ने किस तरह अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, वफाक ने किस तरह बढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें वफाक से सूबों को जाएंगी, एक्सपेंडिचर किस तरह कम होने हैं। कुछ भी नहीं हुआ, मज़े की बात। और फेडरल गवर्नमेंट ने नए नामों से वही जो सब्जेक्ट थे जो 18 अमेंडमेंट में सूबों को चले गए, खड़े कर लिए। आज भी अगर आप देखें खोल के कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट, एक एक वजारत में 6-6 वज़ीर हैं, फेडरल मिनिस्टर है, एडवाइज़र है, SAPM है, स्टेट मिनिस्टर है, फिर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, 31 फेडरल मिनिस्टर हैं, 4 एडवाइज़र हैं, 8 SAPM है, 13 जो हैं स्टेट मिनिस्टर हैं, और 13 के करीब ही वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर। मुझे बताएं 18 अमेंडमेंट के बाद हैं, अभी और आएंगे, 18 अमेंडमेंट के बाद आप मुझे बताएं इस फेडरल गवर्नमेंट में 10 से ज़्यादा, 10 में मैक्सिमम कह रहा हूँ, अच्छा, डिवीज़न और वजारतों की ज़रूरत है सिर्फ। आप मुझे बताएं, आपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर, यारी दोस्तियों की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, जिनका कोई काम नहीं है उनको वजारतें दी हुई हैं, और वो सिर्फ वज़ीर नहीं हैं, उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल लिया हुआ है, पूरी गाड़ियाँ, ऑफिस, तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये तमाम चीज़ें करनी थी। फिर रेवेन्यू आपने बढ़ाना था, और रेवेन्यू किस तरह बढ़ेगा? जब आपकी इकॉनमी चलेगी, ग्रोथ होगी। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी एनर्जी प्राइसेस हाईएस्ट चली गई हैं, आपका टैक्स सिस्टम इतना डिफेक्टिव हो गया और इतने ज़्यादा हाई रेट हो गए हैं, आपकी हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो है इस मुल्क से मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़ के चली गई हैं, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। तो अगले साल आप 15,300 अरब रुपए का टैक्स टारगेट कैसे पूरा करेंगे? अभी खिजर भाई बता रहे थे 800 अरब, जब ये क्लोज होगा ना 30 जून को, ये मुझे लग रहा है 1100 अरब का शार्ट फॉल होगा। अच्छा। तो आप अगले साल किस तरह पूरा करेंगे? ये जो 1200 अरब कह रहे हैं ना कि 1200 अरब, मुझे नहीं लगता 1200 अरब में इनका ये जो फ्रेमवर्क, जो आप कह रहे हैं कि अगर सूबों ने दे भी दिया इनको तो भी पूरा नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। और अगर इसी तरह इकानमी चलती रही जो बिल्कुल एक डाउन है, डिमांड ख़त्म हो चुकी है, और तो मुझे लगता है कि जब ये साल के बाद IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा तो विद इन ईयर आपको दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट आपकी गिर रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट आने को यहाँ कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, आपका इन्वायरमेंट ही नहीं है उस किस्म का, सिक्योरिटी का इशू है, जुडिशल सिस्टम आपका क्लैप्स कर चुका है, आपके यहाँ पर बाकी जो रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी प्राइसेस देख लें, आप बाकी चीज़ें देख लें, तो कौन आएगा? हर वक्त बताते रहते हैं कि बिजली की कीमत उन्होंने बेहतर कर लिया है। तो मैं रेवेन्यू उसी वक्त आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट उसी वक्त ख़त्म होगी, पॉवर्टी उसी वक्त कम होगी जब ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री चलेगी। हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी तो आप लोगों ने IMF का नहीं बताया, इन्होंने अगले साल में जो बता रहे हैं 32 इदारे बंद करने हैं सरकारी। उसका मतलब है 2-2.5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड होंगे जो पब्लिक सेक्टर में है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अशरफ मलखम साहब से, अली खिजर साहब से और सनाउल्लाह खान साहब से। मलखम साहब ज़रा आप ही बताएं कि ये फिर व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन दिस बजट? मतलब कि जो अब सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर दिए, मतलब कि बजट में कुछ अच्छी खबर नहीं होगी, कुछ तब्दीली नहीं होगी, जस्ट मोर ऑफ द सेम। बजट में अच्छी चीज़ तो ऐसा आज कुछ नहीं होगी जी। एक छोटी छोटी एफर्ट गवर्नमेंट कर रही है कि सैलरी क्लास है जिससे बहुत ज़्यादा टैक्स पहले ही लिया जा रहा है, उसको कुछ कंसेशंस दे लें। वो भी अभी मुज़ाकरात IMF से टिल टुडे चल रहे हैं कि अलाउ करें, उन्होंने कुछ प्रपोजल मतलब कि आज बजट पेश करना था, अभी मुज़ाकरात इत्तेहादियों से भी चल रहे हैं और डिले IMF की एक से वजह IMF के मुज़ाकरात भी थे, जो रोज़ चल रहे। गो हेड आज एज पर टुडे वो नहीं मिला, हो सकता है आज मिल जाए, हो सकता है कल मिल जाए। डेली बेसिस पे इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरा इनके पास फिर बहाना भी होगा। गवर्नमेंट इज़ वेरी स्मार्ट, कहेंगे हमने तो बड़ी कोशिश की थी, IMF ने नहीं करने दिया। भाई IMF को लिख के किसने दिया था? आपके हाथ IMF के सामने किसने बांधे थे? आपने खुद बांधे थे। लेकिन अभी जो उसका कवर लेंगे कि हमने तो बहुत कोशिश की थी, IMF नहीं माना, मजबूरी है हमारी, फलां। दूसरी ट्रेडर स्कीम पे मैं बहुत मुझे तकलीफ़ होती है। ट्रेडर से नॉनली गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती, 15 साल हिस्ट्री है इनका, सॉफ्ट कॉर्नर है उनकी तरफ। मैं बड़ी कोशिश करके इन्होंने 2 साल रट लगाई है कि हम जो पब्लिक ऑफ POS पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ सेल, उस पर इंटीग्रेट करके सबको एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसमें लेने आना है। अब जो एग्रीमेंट हुआ ट्रेडर्स के साथ, क्या आप उससे निकल जाएँ? एग्जम्पशन दे दिए। जिस दुकान का साल का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए है, वो 2000 रुपये महीना टैक्स दे दे, उसकी छुट्टी वो अपने सिस्टम से निकल जाए बाहर। 2 साल पहले आपने एक नारा लगाया कि हम ये कर रहे हैं ताकि एक टैक्स बढ़ सके, अब आप कहते नहीं, आप निकल जाएं। ट्रेडर्स आर वेरी स्मार्ट। अगर आप देखें पिछले साल एक ग्रुप गवर्नमेंट के साथ बैठा था, एक प्रोटेस्ट कर रहा, जो गवर्नमेंट के साथ बैठा था कुछ फैसिलिटीज़ ले लेते हैं गवर्नमेंट से, जब उनके देने की बारी है तो अपोजिशन वाला ग्रुप सामने आके शटर डाउन करते, हड़ताल कर देते, गवर्नमेंट के हाथ में फूल जाते हैं। इस दफ़ा जो पिछले साल गवर्नमेंट के साथ थे, इस दफ़ा खिलाफ हैं वो। अच्छा, जो खिलाफ थे गवर्नमेंट के साथ हैं, उन्होंने गवर्नमेंट एक फैसिलिटी तो ले ली कि POS सिस्टम से हम निकल जाएंगे। जब टैक्स देने की बारी है उसके बाद ऑडिट से भी निकल गए। ऑडिट से भी निकल गए। ऑडिट से जिस दुकान पे वो प्लेट लगी होगी उस दुकान के अंदर FBI का नुमाइंदा दाखिल नहीं हो सकेगा, खुली छुट्टी। अभी से उसके आवाज़ खिलाफ आना शुरू होगी। जब फाइनेंस बिल आ जाएगा वो POS सिस्टम से निकल जाएंगे, वो फिर सड़कों पे आ जाएंगे। हम नहीं मानते जी, जुल्म है, करप्शन यानी कि वो POS सिस्टम से भी निकल जाएंगे और ये जो मिनिमम टैक्स है ये भी नहीं देंगे। ये भी नहीं देंगे। याद हो सर, जब शबर जैदी थे, उन्होंने FBI चेयरमैन PTA की गवर्नमेंट में, उन्होंने किया था बड़ा फिक्स टैक्स दिया था। कोई बंदा नहीं पूछेगा, 5 साल तक ऑर्डर नहीं होगा, बिजली के बिल के साथ दे दें टैक्स, वो भी नहीं दिया था। अब कैसे दे देंगे? दूसरी चीज़ें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट ने किया क्या है, गवर्नमेंट करेगी क्या? कर नहीं सकती। अगले साल 21 अरब डॉलर आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए, यानी कि उधार मांगना पड़ेगा ताकि अपनी ये जो हमारी क्या नाम दूँ मैं, रिक्वायरमेंट है, इंतहाई फजूल खर्ची के साथ जो हमारा सिस्टम चलता रहे। शर्म आती है गवर्नमेंट के अखराजात देख के, इनकी याशियाँ देख के, इनके काम करने का, रहने सहने का, इनके दफातर, इनकी गाड़ियाँ, इनके इंटरनेशनल टूर्स देख के यकीन करें कई दफ़ा दिल करता है यार हम किस मुल्क के लोग हैं, क्या हमारा शाहाना ठाठ बाट है। 21 अरब अगले साल होंगे, 28 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की उससे अगले साल हमें ज़रूरत होगी। इन्होंने ठीक कहा, जब हम पहले IMF के प्रोग्राम से रनाला साहब 30 अक्टूबर 2016 में निकले थे, उसी दिन तय हो गया था कि 2017 में हमने दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना है। अब सितंबर 2028 में हम IMF से प्रोग्राम से निकलेंगे, उसी दिन अगली डेट पता होगी किस दिन हमने उनके पास जाना है। अब IMF से हम निकलने को तैयार ही नहीं। जो करना चाहिए, अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे। अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है ताकि एक्सपोर्ट्स हो सके, नहीं बढ़ रही है। आपकी एक्सपोर्ट पिछले साल की निस्बत इस साल अभी तक जो फिगर्स आई हैं 4% डाउन गई है, तो कहाँ से आप पूरा करें? ना अपने खर्चे कंट्रोल किए, ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई। एग्रीकल्चर का बेड़ा आपने गर्क कर दिया। दो साल से इन्होंने गंदम के और चावल के और आलू के काश्तकारों के साथ किया और किन्नू के काश्तकार के साथ लोग दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, जुल्म उन पे हो रहा है। किया क्या आपने? पावर्टी बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर गई, इंपोर्ट्स बढ़ गई, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। किया क्या आपने? आउटपुट क्या है? रेवेन्यू आप इकट्ठा नहीं कर सकते। फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत कामयाब रही है। अब उसका ही बंदोबस्त हो रहा है, फिक्र ना करें। उसका क्या बंदोबस्त हो रहा है सर? अगला जो कैबिनेट रीशफल आ रहा है उसमें देखें कि किस मिनिस्टर पे हाथ डलता है। अच्छा, हाँ, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल एक अच्छी चीज़ हुई है, बिल्कुल नहीं, मैं तो सर आप गलत ना समझिएगा, थोड़ा सा तंज था कि हमने मतलब कि फॉरेन पॉलिसी पे इतना सक्सेस रहा है कि हमारे पास वक्त ही नहीं रहा ना मईशत के लिए। तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है।
इसहाक डार साहब ने जो पूरी की पूरी रातें दफ्तर में बैठ के एक दिन में 25-30 लोगों को टेलीफोन कॉल्स की हैं, उन्होंने पे किया है। जैसे कि उनको कोई आके बताए ये करो, वो कहते थे ये हमने कर दिया है, इनसे बात हो गई है, ये प्लान हो गया, ये जो व्हाट्सएवर ऊपर ज़्यादा ही एक्टिव थे। अच्छा, अब पिछले 1 महीने से उनके कदगन है ना जी सर, वो अब कोई और जहाज़ पे ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्त हैं हमारे तो आपको तो पता है लाहौर से दोस्त हैं, तो उन पे कदगन आया ना, जिसने अच्छा परफॉर्म किया उनके ऊपर कोई और आ गया। अच्छा, इसी तरह इदारे तबाह होते हैं। इदारे हसनुल्लाह खान साहब हमारे तबाह नहीं हुए, हमने इदारे तबाह किए हैं। सुप्रीम कोर्ट तबाह की है, गवर्नेंस तबाह की है, मैनेजमेंट तबाह की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तबाह की है, पुलिस तबाह की है। अब फॉरेन ऑफिस तो खैर कभी था ही नहीं इंडिपेंडेंट, अभी थोड़ा सा था। इसहाक डार को अब बुरा कहें अच्छा करें, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को बड़ा एग्रेसिवली सक्सेसफुली चलाया है। अब इंशाल्लाह उस पर कदगन आप देख रही हैं, आइंदा वो मज़ीद बढ़ेंगे। जी अली खिज़र साहब, सर आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग इन द बजट? जी, एक सख्त ऑस्टेरिटी वाला बजट जिसमें जो उम्मीदें दी गई थी कॉर्पोरेट सेक्टर को, आईसीआईसीआई को, बीबीसी को, अब सबको, उसमें से कुछ नहीं आएगा। जो आपने एक्सपोर्टर्स को और दूसरे लोगों को आपने कहा था कि हम ये आपको रिलीफ देंगे, उसमें से कुछ नहीं आएगा। वो जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी जिस पे आपने कहा था कि टैक्सेशन कम होगी, 5 लाख तक गाड़ियां बनेंगी, उसमें भी उल्टा होगा। सो एंड सो फोर्थ। इस सारे के बाद सूबों के साथ भी आपने पैसे खींच लेंगे। उसके बाद एक बजट आएगा, उस बजट के अंदर जो टारगेट्स हैं आपके एफबीआर के, वो अब क्वांटिटेटिव टारगेट हो गए हैं। आईएमएफ के दिसंबर तक वो टारगेट नहीं मीट होगा, तो नवंबर के अंदर एक मिनी बजट आएगा जिसमें नए टैक्सेस आएंगे। आपको याद होगा पिछले 2 सालों में हम बात करते थे, मैं कहता था मिनी बजट नहीं आएगा, बाकी लोग कहा करते थे आएगा। इस दफा मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 15 ट्रिलियन प्लस का ये टारगेट देंगे और वो मीट नहीं होगा। और नवंबर दिसंबर में, क्योंकि आपको एक मिनी बजट आएगा, फिर नए टैक्सेस आएंगे। या तो जीएसटी आज 18 से 19 कर लेंगे, जो नहीं करना चाह रहे तो प्रॉब्ली नवंबर में करेंगे, या कुछ और कंटीजेंसीज रन करेंगे। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो होगा। पेट्रोलियम लेवी उसी तरह ऊपर रहेगा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन उसी तरह ज्यादा आएगी। पीएसटीपी में उसी तरह बंदरबांट चलेगी, उसी तरह पॉलिटिकल मनूवरिंग बेगे। चूंकि हमने किसी को बाय रखना है, हमने इनको कॉम्पनसेट करना है, तो इनको ये नैब की चीज भी जो वो बात कर रहे थे वो देंगे, इनको पीएसटीपी भी देंगे, इनको गिलगित बल्तिस्तान देंगे, इनको जीबी देंगे। और फिर वो जो है फॉरेन पॉलिसी जो ले जाएंगे, जो सब कुछ चलाते हैं, क्रिकेट भी चलाते हैं, इंटीरियर पॉलिसी भी चलाते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी चलाएंगे, सब मुल्क वही चलाएंगे। ये बिल्कुल ठीक। 1 मिनट है सनाउल्लाह साहब, आप बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। वो जो कुछ चीज़ें ये करना चाह रहे हैं, जिसमें प्रेशर भी था, जिसमें सैलरी क्लास का है, जिसमें एक्सपोर्टर्स को कुछ रिलीफ देनी है, जिसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, उस पर आईएमएफ ने उनको गो हेड नहीं दिया अभी तक। उसका मुतबादल वो मांग रहे हैं। अब मुतबादल इनके पास यही है कि सूबों से ये मांग रहे हैं कि आप अपने शेयर में से हमें कुछ दे दें। अगर आईएमएफ मान गया तो ये 2-3 चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसके मुतबादल उन्होंने उससे ज़्यादा जो है नहीं, वो तो होगा बजट में। देखें, अगर आप 100 अरब का रिलीफ दे रहे हैं और आप टैक्स टारगेट 15.3 ट्रिलियन रख रहे हैं, तो आपको उससे डबल आपको इकदाम लेने हैं और मज़ीद प्रेशर डालना है, और वो अल्टीमेटली सब पे प्रेशर आएगा। और ये जो ट्रेडर्स का है, 35 से 40 लाख मेरे ख्याल में छोटे ट्रेडर्स हैं, ये सारे भी रजिस्टर्ड हो जाए फिर भी 50 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं होते। ये तो टारगेट है ना जी, ये टारगेट बता रहे हैं आप, ये सारे भी हो जाएं जो कभी भी नहीं होगा। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म की स्ट्रेटजी है। और ये 40 लाख जो ट्रेडर्स हैं, ये आपके ऑडिट से भी निकल गए, आपके पीओएस से भी बाहर निकल गए। अब ये एक डिस्टॉर्शन हो जाएगी और जो बाकी लोग हैं वो कहेंगे। और इस वक्त हो क्या रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़े बिजनेस सेंटर है, लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, पेशावर है, वहाँ पे 90% तो मैं नहीं कह सकता, 80% जो बिजनेस है ना कैश पे हो रहा है। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह यह है कि आपके सिस्टम पे लोग कॉन्फिडेंस नहीं है। वेरी क्विकली सर, सिर्फ एक सेंटेंस बोलना कि अगले बजट में जो इन्फ्लेशन है डबल डिजिट में होगी, ये जो आ रहे हैं बजट, जी उन्होंने खुद बता दिया है। ये गेन है कि लूज है, हमारा क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।